हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना, देखो मजेदार टॉपिक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन का आज बढ़िया सा आपका रिवीजन होने वाला है। ठीक है ना, और प्रॉब्लम भी ऐसे लॉजिक इस साल देखो क्या आने की चांसेस है। इंटरफेरेंस से तो आता ही आता है प्रॉब्लम। ठीक है ना, चांसेस ये है कि जैसे लास्ट ईयर पेपर आया था थोड़ा सा थ्योरी बेस आ गया था, तो इस साल भी चांसेस है कि आपको इंटरफेरेंस से जो लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम होता है, जिसको सोचने में हम बोलते हैं कि मतलब बहुत यार कठिन है, हमें एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए थी, हमें ये कर लेना चाहिए था, हमें वो कुछ नहीं करना चाहिए था, आपने बस चुपचाप से फेज 2 सही से देखना चाहिए था आफ्टर फेज 1, तो आपका सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो आज मजेदार लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे जो इंटरफेरेंस के अंदर आपका दिमाग खोल देंगे। ठीक है ना, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना जम के, फिर इस टॉपिक से आपका कोई सवाल गलत होने का चांस नहीं होगा। ठीक है ना, तो पहले हम लोग बेसिक थ्योरी रिवाइज करते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर वेव मोशन में किया था, वैसे ही इस लेक्चर में इंटरफेरेंस के जो वाईडीएसी का डिटेल कंसेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करें। पहले देखो बेसिक थ्योरी वही सेम सिंपल सी एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। इंटरफेरेंस कब होता है? जब जो लाइट वेव्स जा रही हो वो कोहेरेंट सोर्स से जा रही हो। कोहेरेंट मतलब जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, टाइम के साथ साथ चेंज ना करे। पहली प्रॉपर्टी होगी, कोहेरेंट के ऊपर सवाल मिलता ही मिलता है, मैंने भी रखे हैं। अच्छा, अब जब लाइट वेव इंटरफेयर करती है तो इंटरफेरेंस हम लोग फेजर डायग्राम से करते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पिछले लेक्चर में हमने निकालना सीख ही लिया, उसका जनरल फॉर्मूला अंडर रूट। अब थोड़ा सा सुन लो इस चीज को, ठीक है ना, इसमें कुछ ना कुछ काम की चीजें मैं बताते जाऊंगा जो आपको जरूर पता होनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे। तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। सेम वेव मोशन का कंसेप्ट है। अब वाईडीएसी के अंदर जब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर पोजीशन इंटेंसिटी का प्रॉब्लम रहता है। जैसा लास्ट ईयर मैंने फेज 1 में आपको कराया था, तो मैंने बस थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई किया। देखो जब दोनों इंटेंसिटी सेम है तो फॉर्मूला 4i0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 हो जाता है। डेल्टा फाई डेल्टा एक्स का रिलेशन हम लोग पहले से ही जानते हैं, के डेल्टा एक्स। ठीक है ना, मैंने कुछ खास नहीं किया। अगर पोजीशन दे रखी हो और इंटेंसिटी निकालनी हो, इंटेंसिटी दे रखी हो, पोजीशन निकालनी हो, तो मैंने क्या किया, इन तीनों को उठा के एक साथ कंप्रेस कर दिया। रट्टे की जरूरत नहीं है, पता चले याद करना शुरू कर दिया, नहीं, ये फॉर्मूला हम कभी भी डिराइव कर लेंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो सपोज करो हमें डेल्टा एक्स दे रखा हो, इंटेंसिटी निकालनी हो, तो हम डेल्टा फाई की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देंगे। सपोज करो पोजीशन दे रखी हो, इंटेंसिटी निकालनी हो, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करके फिर इधर पुट कर देंगे। तो इन तीनों को समराइज करके मैंने एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया है, 4i0 cos स्क्वायर पाई बाय लैम्डा dy बाय डी। रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जब भी जरूरत होगी हम इस फॉर्मूले को उसी वक्त डिराइव कर लेंगे, 5-10 सेकंड के अंदर आ जाएगा, काम खत्म। ओके, अब जब वेव यहां पर जाकर के इंटरफेयर करती हैं तो एक कंडीशन ये भी होती है कि जो कैपिटल डी होता है दिस इज मच मच ग्रेटर दैन स्मॉल डी। फिर छोटे से बड़े पर परपेंडिकुलर डालते हैं और ये जो एक्स्ट्रा लेंथ बचती है इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू आती है इंटरफेरेंस के अंदर, वाईडीएसी के अंदर, वो आती है डी साइन थीटा। थीटा छोटा होता है तो हम उसे टेन थीटा से रिप्लेस करते हैं और फाइनली पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाता है डी टाइम्स y बाई डी, जहां y हो जाती है पोजीशन। इस पे आपको आज सवाल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, तो आज मजेदार प्रॉब्लम है। अच्छा, ये हमारे जनरल एनएच मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए क्या होता था, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर होता है। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं 12th क्लास वाले। फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी होती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाई स्मॉल डी होती है। अगर हम वाईडीएसी को लिक्विड में लेके जाएं तो क्या होता है, तो लिक्विड में ले जाने पर लैम्डा की जगह लैम्डा बाई म्यू आ जाता है। सारा रिवाइज कर लो एक बार। क्या पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पे फर्क पड़ता है? नहीं। वाईडीएसी को अगर हम लिक्विड में ले जाएं, ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो लिख लेना, क्योंकि क्लासरूम वाले बच्चों को तो पता होगा, उनको सब कराया हुआ है। जिन बच्चों को नहीं पता, जो खाली क्रैश कोर्स के पढ़ रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम वाईडीएसी को लिक्विड में ले जाए तो लैम्डा की जगह लैम्डा बाय म्यू आ जाएगा। क्या पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किस पे फर्क पड़ेगा? फ्रिंज विड्थ पे। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, ठीक है ना, यानी सारी फ्रिंजेस सेंट्रल मैक्सिमा के अबाउट श्रिंक हो जाएंगी। तो पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न जो पहले फैला हुआ था यूं शाहरुख खान की तरह, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा के अबाउट पोजीशन ऑफ सीएम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सिमिलरली अगर हम व्हाइट लाइट यूज करें तो क्या होगा, तो सेंटर पर व्हाइट कलर मिलेगा, उसके बाद कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी, उसके बाद फिर व्हाइट लाइट मिल जाएगी। तो ये व्हाइट लाइट का इंटरफेरेंस का पैटर्न रहता है। इनकोहेरेंट सोर्सेज इस्तेमाल करें, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन के अंदर इंटेंसिटी 4i नहीं होगी। हर जगह की इंटेंसिटी i1 प्लस i2 से ऐड होकर के निकलेगी और वो रिजल्टिंग इंटेंसिटी बस i1 प्लस i2 हो जाएगी। एक स्लिट को कवर कर दें
तो भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, कंटिन्यूअस ब्राइट इंटेंसिटी मिलेगी और वो जो स्लिट की लाइट जिससे आ रही होगी उसकी इंटेंसिटी के बराबर होगी। तो पॉइंट अच्छी तरह समझ लो, इंटरफेरेंस कब कब नहीं होगा, इनकोहेरेंट सोर्सेज इस्तेमाल करने पर नहीं होगा, इंटेंसिटी I1 + I2 हो जाएगी, एक स्लिट को कवर कर दोगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंटेंसिटी बची हुई स्लिट के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ कब होगा, जब कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। अच्छा, और अब अगर मान लो हम डायक्रोमेटिक या पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं तो उनके कलर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जाकर के अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो पोजीशन सेम है, तो हम लोग y की दोनों की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं, रिलेशन आ जाता है n1 λ1 = n2 λ2। सिमिलरली थिन शीट, ये भी बड़ा जबरदस्त है, आज इसमें मजेदार प्रॉब्लम मिलने वाला है। अगर हम YDAC में किसी स्लिट के सामने थिन शीट लगा दें तो क्या होता है, तो सेंट्रल मैक्सिमा पूरी बारात लेकर के उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला T-1 d/d होता है। प्रॉब्लम मजेदार है। अच्छा, मैंने आज इसमें कुछ थोड़े जोरदार कंसेप्चुअल रख दिए हैं। आज क्या ट्रेंड ये है, हम लोग हमेशा क्या करते आए हैं, शुरू में आसान फिर लास्ट में डिफिकल्ट। आज थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, शुरू में थोड़े से डिफिकल्ट कर दिए, क्योंकि एग्जामिनर हमसे पूछ के तो बनाएगा नहीं कि हाँ भाई राजा बाबू ये बता दो शुरू में आसान रखें आखिरी में मुश्किल रखें। तो मैंने क्या किया, थोड़ी मिक्सिंग कर दी, आज शुरू में थोड़े से मुश्किल कर दिए प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा सा ये टेस्ट देने के लिए एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो डरने घबराने की जरूरत नहीं, 4-5 ही मुश्किल होंगे, उसके बाद तो सारे आसान होंगे, आराम से उड़ा लोगे। तो डरना नहीं है, शुरू में अगर प्रॉब्लम मुश्किल आ गया, आपको टाइम लग रहा है, पर आने चाहिए, ठीक है ना। मैटर वो करता है आने चाहिए, उसके बाद हम टाइम मैनेज कर लेंगे। तो कुछ इसी तरीके का आज आपका ये पूरा लेक्चर रहेगा। ऑयल फिल्म में जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो जैसे ये ऑयल फिल्म ले लो, ये इंसिडेंट हो गई, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्रैक्ट हुई, ये इधर हुई, ये इधर गई। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड वेव्स होती है, जब ये एक पॉइंट पर सुपरपोज करती हैं तब जाके इंटरफेरेंस मिलता है। इन दोनों के बीच में इसके हार्ड रिफ्लेक्शन की वजह से एडिशनल फेज चेंज आ जाता है पाई का, सॉरी इसके हार्ड रिफ्लेक्शन की वजह से एडिशनल फेज चेंज आ जाता है पाई का एडिशनल फेज चेंज हो गया तो पाथ डिफरेंस λ/2 से एडिशनल चेंज हो गया। एडिशनल चेंज होने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंडीशन देखो, 2t म्यू m λ/2 और मल्टीपल ऑफ λ/2, ये मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी, मिनिमा की थी मैक्सिमा में चेंज हो जाएगी, और जो मैक्सिमा की थी वो मिनिमा की कंडीशन में जाएगी। तो ये थिन फिल्म के इंटरफेरेंस का छोटा सा कंसेप्चुअल रहता है। अब शुरू करें, तो आज का खेल हम स्टार्ट करते हैं। और पहले जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो ये है आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सोचने के लिए मिलते हैं 30 सेकंड्स, ठीक है ना। तो 30 to 45 सेकंड स्टार्ट करो। ज्यादा मुश्किल नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है ना। अभी मुश्किल डाले नहीं है मैंने, प्रॉपर शुरू में ही फैल गए कि नहीं यार सर ने तो स्टार्टिंग में ही मुश्किल दे दी है प्रॉब्लम। तो आई थिंक मैं इसको रोकूं, अब इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो सवाल है फ्रिंज विजिबिलिटी के ऊपर। आपको याद है वेव के अंदर हम लोगों ने किया था विजिबिलिटी, वहां विजिबिलिटी तो नहीं होती थी, वहां क्या होता था, हम लोग सुनते थे आवाज को, तो वो शार्पनेस वहां पर कि आवाज हमें कैसी सुनाई दे रही है इंटरफेरेंस में, वो वहां रिप्रेजेंट, यहाँ विजिबिलिटी वी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है Imax - Imin। अच्छा मैंने ये क्यों रखा, इसके पीछे का कारण क्या है, आपको उससे रख दिया होगा आपने, हमें क्या मतलब उससे, नहीं इसके पीछे का एक रीजन है। वो रीजन ये 2017 में इसका न्यूमेरिकल आ चुका है, तो हम दोबारा तो यार क्या मतलब एक ही चीज दोबारा उठा करके चिपका दें, फिर तो कॉपी हो जाएगा पूरा का पूरा। तो मेरा थिंकिंग ये है कि हो सकता है कंसेप्चुअल दे दे आपको इस फ्रिंज विजिबिलिटी के ऊपर कुछ ऐसा, तो इसलिए कंसेप्चुअल मैंने रखा है। तो जो पास्ट में न्यूमेरिकल आ गया मैंने उस पर कुछ ना कुछ अच्छा कंसेप्चुअल बना के रखा हुआ है, जैसे ये है। अब देखो विजिबिलिटी या शार्पनेस, जितना मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा शार्पनेस उतनी ही ज्यादा होगी। मैक्सिमम शार्पनेस कब होगी, जब मिनिमम 0 हो जाए मैक्सिमम 4i हो जाए, 100% होगा। ब्राइट बिल्कुल क्लियर ब्राइट दिखेगा, डार्क बिल्कुल डार्क दिखेगा, ठीक है ना। अब अगर ये बोल रहा है विजिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इज कैलकुलेटेड बाय शार्पनेस ऑफ पैटर्न, बिल्कुल ठीक है। शार्पनेस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी ऑप्शन करेक्ट है।
When interference is not observed, तो विजिबिलिटी जीरो हो जाएगी। इंटरफेरेंस कब नहीं मिलेगा? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इनकोरेंट सोर्सेज यूज कर लो, ठीक है ना, उसमें मैक्सिमम मिनिमम की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2 होगी, तो ये डिफरेंस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस वक्त हमें ब्राइट डार्क नहीं दिखाई देंगे, फ्लैट इंटेंसिटी दिखाई देगी। तो इसके तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे ख्याल से सिंपल था, समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। लो भाई, शुरू हो गया। अब थोड़े से जोरदार प्रॉब्लम, ये मैंने थोड़े ना हाइजीन प्रिंसिपल के ऊपर रखे हैं, होता बोर्ड लेवल का है, बट कुछ छोटे मोटे ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, और ये तो बहुत कॉमन है। आपको इसमें 45 सेकंड का टाइम है, करो। इस प्रॉब्लम को हम लोग रिफ्रैक्शन में भी कर सकते थे, जो अपना स्नेल्स लॉ होता है वहां पे, बट मैंने यहां रख दिया ताकि यहां कवर हो जाएगी। एक मिनट तक आप ले सकते हो, बट देखने में ऐसा लग रहा है कंसेप्चुअल है, पर है अच्छा प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मैं इसको रोक रहा हूं, सीखो इसको। तो शुरू में जो जैसे इस टाइप के नए प्रॉब्लम अगर आपके एग्जाम में आ जाए, आपने पहले से नहीं किए हुए, वहां आप रिसर्च मत करने बैठ जाना। हो सकता है शुरू में ऐसे प्रॉब्लम आ जाए, आपको छोड़ने पड़ जाए। जब प्रॉब्लम छोड़ने पड़ते हैं ना, शुरू के 5-7 प्रॉब्लम अगर हमसे छूटते चले जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है, अरे यार हमें तो ये भी नहीं आ रहा। और बाकी अगर वहां रूम के अंदर आपके वो सॉल्व कर रहे हो, बैठ कर भले टाइम पास कर रहे हो, तो आपके ऊपर अरे यार ये तो सॉल्व कर रहा है, मेरे से सॉल्व क्यों नहीं होकर के दे रहा, इतनी मैंने तैयारी करी है। डरने की जरूरत नहीं, वो भी टाइम पास ही कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको अगर शुरू में मुश्किल प्रॉब्लम मिल जाए, सर्कल बना दो, छोड़ दो, बाद में देख लेंगे, बट पहले वो 40 प्रॉब्लम तो करो जिससे हमारा सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। तो यही माया जाल है, ठीक है ना, यही मोह माया है कि अगर आप उन 5 प्रॉब्लम के चक्कर में पढ़ करके 40 का नुकसान कर देते हो तो भाई आप बेवकूफ हो, ठीक है ना। आपको पहले वो 40 प्रॉब्लम कर लेने चाहिए जो इतने दिनों से प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं, जिनमें हमारी ग्रिप बड़ी स्ट्रांग है। आ जाओ, अब ये सिखाता हूं मैं आपको। इसमें पता क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये आ रही है इंसिडेंट लाइट रेडिएशन, दोनों आपस में पैरेलल है। ये इनके वेव फ्रंट हो गए, वेव फ्रंट लाइट रेडिएशन के परपेंडिकुलर होते हैं। ये लास्ट वेव फ्रंट है, यहां से लाइट रिफ्रैक्ट हुई, ये रिफ्रैक्टेड आ गई, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ठीक है। अच्छा, यहां का मीडियम वाटर है। अब समझाने में तो मेरे को टाइम लगेगा, अगर मेरे को सॉल्व करना हो आराम से 30 सेकंड में हो जाएगा, अगर कंसेप्ट मेरे को पहले से आता हुआ तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेके सिखाऊंगा, जल्दबाजी में नहीं उड़ाना। पहले नॉर्मल बनाते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है ना। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस आई, तो लौट के ये आई आ गया, सही है। सिमिलरली ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, देयरफॉर ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, ये 90 माइनस आर, तो ये आर हो गया। हमेशा पहले इस तरीके से ट्रायंगल के अंदर आई और आर लोकेट कर लो। अब देखो, स्नेल्स लॉ ही लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमें म्यू डब्ल्यू और म्यू ए को आपस में एसोसिएट करने का। तो एक बार स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो म्यू ए साइन आई, म्यू डब्ल्यू साइन आर। बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा प्रॉब्लम है। साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू हो गया म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए। अब क्या कर सकते हैं, रेशियो तो हमें निकालना, एक ही उम्मीद की किरण है कि साइन आई और साइन आर को पुट करो इस राइट एंगल ट्रायंगल से। तो साइन आई अगर मैं पुट करूं तो वो हो गया परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट होता है, ये कितना दिख रहा है वो बी। हाइपोटेन्यूज हो गया सी, तो साइन आई की वैल्यू होगी बी बाई सी, सही है। साइन आर हम इस ट्रायंगल से लेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसका कितना दिख रहा है डी, और हाइपोटेन्यूज कितना दिख रहा है सी, तो डी बाई सी इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए, ठीक है। सी से सी कैंसिल हो गया, और रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ गया इक्वल्स टू बी बाई डी। ऑप्शन टिक करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। कहां था मुश्किल, बस एक बार पता होना। अब ये अगर एग्जाम में आ गया तो छोड़ के नहीं आओगे आप लोग, ठीक है ना, फिर आप आराम से कर लोगे, और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। चलते हैं आगे, ये भी बड़ा जोरदार है, ठीक है। मैं थोड़ा चुन करके ये प्रॉब्लम रखा है, वेव फ्रंट का प्रॉब्लम है, आपको पता करके देना रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा। यहां मैं आपको कंसेप्ट जरूर सिखाऊंगा। 45 सेकंड का टाइम है।
मेरे ख्याल से आना चाहिए, अभी कुछ बच्चों का तो आना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा सबका आ जाना चाहिए, कुछ बच्चों का आना चाहिए रिजल्ट, तो इसको रोकते हैं। देखो जिनको कंसेप्ट नहीं आता मन लगा करके सीख लो, ठीक है ना, ये ही आपका लास्ट चांस है कि आप सारी चीजें सीख करके एग्जाम में जाओ और क्लियर करके बाहर आओ। देखो बेटा वेव फ्रंट की कहानी कर लेते हैं। जब लाइट रेडिएशन आपस में पैरेलल होते हैं, एक बार क्विक रिवीजन, ठीक है ना, तो इनके वेव फ्रंट प्लेनर होते हैं, सही है। जब लाइट रेडिएशन पॉइंट सोर्स से ओरिजिनेट होते हैं, कहां से, पॉइंट सोर्स से, तो स्फेरिकली रेडियल डायरेक्शन में लाइट ऐसे जाती है और ये जो स्फीयर्स बनते हैं इसे सेंटर मानते हुए ये इनके वेव फ्रंट होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे आप इक्विपोटेंशियल पढ़ते हो बिल्कुल वैसे ही, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसके शेप और उसका शेप बिल्कुल एक जैसा ही देखने को मिलेगा। इसी तरह लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होगा, है ना, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं। तो ये 3 तरीके के वेव फ्रंट हैं जो हमारे सिलेबस में। अब ये खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है स्फेरिकल वेव फ्रंट जा रहा है, और इससे ज्यादा क्या स्कीम बताएगा। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इस पे जा रहे हैं। पहला काम पॉइंट सोर्स लोकेट करो जो कि इसके सेंटर पर होगा, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सही है। कोई भी लाइट रेडिएशन ले लो, ये हो गई इंसिडेंट रेडिएशन, ये इसके वेव फ्रंट हो गए। अब क्या करोगे आप, आपको बनानी है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इमेज लोकेट करो, तो जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा ये रहा, उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे इमेज बन गई, सही है। कहीं मुश्किल नहीं है, बस खाली वो सोच है कि नहीं यार हार्ड है हार्ड है। अब आप रिफ्लेक्टेड लाइट रेडिएशन बनाओ, ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन बन गया, ठीक है ना। अब अगर आने वाले स्फेरिकल वेव फ्रंट है, जैसे और एक दिखाऊं, आने वाला अगर ये स्फेरिकल है इस तरीके से, तो जाने वाला जो होगा वो भी तो स्फेरिकल ही मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, जिसका सेंटर आई पर कंसंट्रेटेड होगा। अब वेव फ्रंट बनाने हैं, पकड़ो उसको सेंटर और स्फीयर बना दो, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो गया, क्या मुश्किल था। तो ऐसे करके आप प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो। एक और याद दिलाऊं आपको, मान लो ये लेंस है, लेंस का भी बहुत आ जाता है। देखो जरा कैसे वेव फ्रंट आ रहे हैं, प्लेनर लाइट रेडिएशन आ रहे हैं, पैरेलल आ रहा है, तो ये इसके इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। अब कहता है रिफ्रैक्टेड बता दो, पहले जाएगा कहां वो तो सोचो, फोकस पे जाके लाइट मिलेगी, ठीक है ना। सेंटर पकड़ो, ये इसका सेंटर हो गया, ऐसे करके इसके वेव फ्रंट बन गए। तो बहुत आसान काम होता है वेव फ्रंट बनाना, बस खाली हमारे दिमाग में साइकोलॉजी बैठी हुई है यार बहुत मुश्किल है, डायग्राम बड़ा गंदा सा दिख रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। आराम से हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरे ख्याल से। अब ये दोनों सवाल तो आपके पक्के हो गए, गलत नहीं होने। चलो अब आते हैं आसान, मैंने कहा ना थोड़े बहुत ही मुश्किल होते हैं, उसके बाद तो सारे हम कर सकते हैं। तो अब आपके सामने 2 प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम में 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, 30 to 45 सेकंड सिर्फ। फॉर्मूला बेस्ड है, आराम से कर सकते हो। तो आई थिंक इतने पे रोकना चाहिए इसको। देखो इसमें बोल रहा है एक इंटेंसिटी आई है, एक 4 आई है, एक ए का पॉइंट फेज डिफरेंस जो है वो π/2 है। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए की वैल्यू होगी, लगाओ डिफरेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 मतलब 4I इंटू I इंटू कॉस π/2, ठीक है ना। अब कॉस π/2 तो अपना 0 हो गया, तो यहाँ की इंटेंसिटी मिल गई हमें 5I। सिमिलरली इंटेंसिटी एट पॉइंट बी निकालते हैं, तो ये हो गया I प्लस 4I प्लस ट्वाइस रूट अंडर 4I टाइम्स I, और फेज डिफरेंस उधर का पाई है, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये आ गया इधर माइनस का 4I कैंसिल हो गया, बचा यहाँ I। अब पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है रिजल्टेंट डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए एंड बी। तो डिफरेंस निकालना है, तो IA माइनस IB हमने करा, तो आंसर मिल गया हमें 4I। चेक कर लो, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। कहां मुश्किल था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये प्रॉब्लम के लिए आपको सिर्फ मिल रहा है 30 सेकंड, फटाफट से करना है। आ गया मेरे ख्याल से काफी बच्चों का। तो देखो ये नहीं है कि हमेशा ही मुश्किल प्रॉब्लम है, आसान भी है, तो रोक दूं अब मैं इसको।
ये कह रहा है विड्थ का रेशियो इतना दे रखा है। अब मैंने बताया भी था आपको इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्लिट विड्थ के, तो I1 बाई I2 का रेशियो 1:4 हो गया। क्या जानना चाह रहा है ये? रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, तो I max बाय I min का रेशियो पूछ रहा है, तो आसान है। तो I max हो गया रूट I1 प्लस रूट I2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, ये 1 - 2 का होल स्क्वायर, आंसर मिल गया 9:1। 20 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम खत्म हो सकता था, ऑप्शन सी करेक्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, देखें आगे क्या है। और फिर आपके सामने एक थ्योरेटिकल सा प्रॉब्लम है, मैं आपको सिर्फ इसमें 30 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से करो। कुछ भी नहीं करना, बेसिक कंसेप्ट लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो आ गया बहुत से बच्चों का, तो रोक दो इसको। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है टू वेव बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय सोर्सेज S1 एंड S2 बोथ हैव जीरो फेज डिफरेंस एंड हैव वेवलेंथ लैम्डा, द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव कब अकर करेगा? तो पहले से वेव के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर होता तो वो फिर हमें एडिशनली ऐड करना पड़ता। पॉइंट समझ आ गया? तो अब हमें पता करना है क्या वैल्यू S1p - S2p की, यानी पाथ डिफरेंस की, कि हमें मिनिमा मिले। तो मिनिमा की कंडीशन क्या होती है भाई? पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n - 1 λ/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। तो अब आप ये, और पहले से कोई पाथ डिफरेंस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अगर वो हुआ तो फिर हमें एडिशनली वो चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। सपोज करो अगर इसमें बोलता कि पहले से जीरो फेज डिफरेंस नहीं है, पाई का फेज डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस λ/2 का हमें इसमें डालना पड़ता, तो ये कंडीशन चेंज हो जाती, ठीक है ना। प्लस λ/2 या माइनस λ/2 आप जैसे ही करते तो ये आ जाता हमारे पास n लैम्डा, कंडीशन पलट जाती, ठीक है ना। तो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। अब इसमें ढूंढ लो यार, ऑड मल्टीपल कौन सा, पहला है नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा है नहीं, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो गया। इसलिए मैंने बोला सिर्फ 30 सेकंड का है। दूसरा प्रॉब्लम आपका सिर्फ 20 सेकंड का है, ठीक है। सिर्फ 20 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना। सुनो, रिएक्ट करो, फटाफट से बताओ। तो मैं रोक रहा हूं इसको। ये पूछ रहा है कि जो YDAC में इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है स्क्रीन के ऊपर, वो शेप कैसा दिखाई देता है। तो स्क्रीन के ऊपर का पहले मैं आपको शेप दिखाऊं। सेंट्रल मैक्सिमा तो बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट लाइन शेप में रहता है ऐसा। फिर उसके बाद फ्रिंजेस जो होती हैं इस तरीके से कर्व्ड रहती हैं। तो ये जो कर्व होता है जानते हो कौन सा होता है? ये होता है हाइपरबोलिक, ठीक है ना। अब सर कैसे होता है, प्रूव करो। तो सुनो, इसके लिए थोड़ी मैथ, थोड़ी नहीं अच्छी खासी मैथ आनी चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये जो देख रहे हो ना ऊपर S1p - S2p जो पाथ डिफरेंस होता है, किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा के लिए इसकी पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स होती है। तो S1p - S2p इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको बोलते हैं फोकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। बट ये आपके लिए जिनके पास मैथ नहीं है उनके लिए बियॉन्ड सिलेबस हो जाता है, इसलिए जरूरत नहीं है, याद कर लो चुपचाप से। तो हाइपरबोलिक शेप में होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट। चलते हैं आगे। अब फिर आपके सामने दो कंसेप्चुअल आ रहे हैं, 30 सेकंड का टाइम है। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, तो मैं दोनों के लिए दे देता हूं आपको। आप दोनों के आंसर एक साथ बताओ। 1 मिनट का टाइम दिया मैंने दोनों प्रॉब्लम के लिए। आई थिंक बच्चों का आंसर आ गया है, बट आप खुद ही सोच लो यार, 30 सेकंड के अंदर आप प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो जाएगा। रोक दो मैं इसको, अब इतनी देर का, इससे ज्यादा देर का नहीं है। देखो पहले मैं बोल रहा है, which of the following is true statement in YDAC separation between the slit is gradually increased। तो फ्रिंज विड्थ के ऊपर बताना है। फ्रिंज विड्थ हो गई लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो अगर हम स्मॉल d को इंक्रीज करते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो फ्रिंज विड्थ कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, सारी फ्रिंजेस आपस में कोलैप्स कर जाएंगे, इंटरफेरेंस दिखना बंद हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस एंड फ्रिंजेस डिसअपीयर। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। What happens by the use of white light? तो ये तो मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया। व्हाइट लाइट यूज करोगे तो सेंट्रल वाला व्हाइट मिलेगा, फिर कलर्ड मिलेगा, फिर व्हाइट मिलेगा, ठीक है ना। तो सेंट्रल फ्रिंजेस ब्राइट, 2 और 3 कलर्ड एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड। यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसके अंदर सी करेगा। सुन के रिएक्ट करने वाला सवाल था। चलते हैं आगे। ओके,
अब ये प्रॉब्लम के लिए वैसे तो IIT का है, बट आपको इसमें भी 30 सेकंड का ही टाइम है। आ गया होगा मेरे ख्याल से इतनी देर में। तो शुरू करते हैं। ये कह रहा है IDSE में हम पानी भर दें तो क्या होता है यार? पानी भरने से सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्टिंग तो होती नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ फ्रिंज विड्थ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, सेंट्रल मैक्सिमा के अबाउट श्रिंक हो जाता है पैटर्न। तो ऑप्शन पढ़ लो, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस एंड सेंट्रल फ्रिंज डज नॉट शिफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। चलते हैं आगे। अब आपके सामने दो न्यूमेरिकल है। पहला वाला थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना, अभी एक मिनट रुकना, डिफरेंट है ये। इस तरीके का प्रॉब्लम आपको जनरली 10 में से 1 मिलेगा, ठीक है ना, मतलब आप कम ढूंढ पाओगे, तो इसलिए मैंने इसको यहां रखा और आया भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप अटेम्प्ट करो, मजेदार प्रॉब्लम है। 30 से 45 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो बेटा, फ्रिंज विड्थ के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि वेवलेंथ बढ़ा दें ऐसा हो जाएगा, कैपिटल डी। हम लोगों ने इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले भी तो किया था, जिसमें हमने स्मॉल डी को बढ़ा दिया था। तो इस तरीके के सवाल तो हर बुक के अंदर भरमार है, ठीक है ना, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंट है, पढ़ो। फ्रिंज विड्थ बीटा दे रखी है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी फॉर्मूला होता ही है। ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज डबल्ड। फ्रीक्वेंसी डबल करें तो फ्रीक्वेंसी का तो यहां कहीं नामो निशान नहीं है। तो मतलब ये डायरेक्टली एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करता हुआ प्रॉब्लम है। और ऐसे प्रॉब्लम एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, ठीक है ना, जाता भी उसका कुछ नहीं और आपने ये कम देखे हुए होते हैं, नेगेटिव के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वो दे देता है ऐसा प्रॉब्लम। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? अब बहुत से नहीं, कुछ नहीं होगा, कहीं है ही नहीं यार ये, नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दो। देखो बेटा, जो इंटरफेरेंस पैटर्न अकर कर रहा है लाइट का, उसमें लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है, वो थोड़ी ना गड़बड़ रही है, वो तो c के बराबर है। c आप जानते हो f लैम्डा के बराबर होता है। पॉइंट समझ आ गया? यहां से हमें पता चला लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। अब सोचो आप, तो फ्रीक्वेंसी आपने डबल करी तो वेवलेंथ आधी हो गई, वेवलेंथ आधी हो गई तो बीटा आधा हो गया। तो ऑन डबलिंग फ्रीक्वेंसी लैम्डा बिकम्स लैम्डा बाई 2, hence बीटा बिकम्स बीटा बाई 2। अब आप ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो ये इनडायरेक्टली एसोसिएटेड सवाल था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। हर प्रॉब्लम के पीछे कुछ ना कुछ थिंकिंग जरूर होती है। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, बस इतनी हिंट है, मोर देन वन चॉइस है, सही से करना। 30 to 45 सेकंड का टाइम है, नहीं इसमें आपको 1 मिनट का टाइम है, सॉरी। इसको सारे बच्चे इंपॉर्टेंट लिख लेना, सेकंड वाले प्रॉब्लम को, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको। देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आप अगर इसका मैं आप तो ढूंढोगे, आपको टाइम लगेगा, तो इसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, सेम एज इट इज प्रॉब्लम IIT में आया हुआ है, AIEEE में आया हुआ है, आपके मेडिकल एग्जाम में आया हुआ है, मतलब पहले, अभी नहीं, रिसेंटली नहीं, पहले आया हुआ है। तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्टूडेंट को ऐसा प्रॉब्लम करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना और एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करके जाना। तो ये कह रहे हैं YDSE एक्सपेरिमेंट बनाओ भाई, YDSE। ये हो गया हमारा कैपिटल डी। अब ये कैपिटल डी का नोटेशन इसने चेंज कर दिया, स्मॉल डी कर दिया, ठीक है ना। स्लिट के बीच का सेपरेशन जो स्मॉल डी होता था, इसका नाम इसने बी कर दिया। अब ये बोलता है इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर सम वेवलेंथ ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज
डिसअपियर्ड। मैं डिसअपियर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, मेरे को टाइम चाहिए इसको सिखाने के लिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सिखाना है मैंने। डिसअपियर तो बता ही रहे हैं, ठीक है ना, अपीयर होगा तो भी कैसे करेंगे ये भी मैं बता रहा हूं। तो सुनो, स्क्रीन पर किसी एक स्लिट के सामने, ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे, इस बात के पीछे क्या लॉजिक है। तो जब वो बोल रहा है स्क्रीन पर स्लिट के सामने, तो वो आपको इनडायरेक्टली पोजीशन बता रहा है विच इज इक्वल्स टू b/2। तो उसके एक तीर से दो निशाने लगे, उसने पोजीशन बता भी दी और स्टूडेंट को पता भी नहीं चली। तो y की वैल्यू b/2 पर। अब डिसअपियर का क्या सिग्निफिकेंस है, डिसअपियर का सिग्निफिकेंस है कि यहां पर जो वेव्स हैं वो अपना मिनिमा फॉर्म कर रही हैं। तो फॉर y इक्वल्स टू b/2 वो कौन कौन सी वेव्स होंगी जो यहां पर मिनिमा फॉर्म करेंगी वो बताओ। अपीयर का मतलब मैक्सिमा फॉर्म करेंगी। हम कैसे करेंगे, तो जवाब सुनो। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन, पहले मिनिमा ढूंढ लेते हैं, डिसअपियर वाला करा देता हूं आपको, ठीक है। तो डिसअपियर वाला सीख लो। वैसे लेक्चर्स में हम लोगों ने ये वाला प्रॉब्लम किया हुआ है, तो उन बच्चों को मेरे ख्याल से आ गया होगा डायरेक्ट आंसर। तो डिसअपियर वाला अगर हम लोग यहां पर बेटा करें तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2n-1 λ/2 बराबर होनी चाहिए। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया dy बाय कैपिटल D, ठीक है ना, पुट करते जाओ। तो d की जगह आ गया b, y की जगह आ गया b/2, कैपिटल D की जगह आ गया स्मॉल d, इक्वल्स टू, इसको मैं लिख रहा हूं m λ/2 वेयर m इज ऑड नंबर, ठीक है ना, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। यहां से लैम्डा की वैल्यू लो b²/md, ठीक है ना। अब कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो m की वैल्यू पुट करते जाओ, लैम्डा की वैल्यू मिलती जाएगी। चलो पुट कर देते हैं, b²/d, b²/3d, ठीक है ना, एंड अप टू सो ऑन 5d 7d। अब चेक करो इसमें कौन कौन से मिल रहे हैं, तो b²/d मिल रहा है, b²/3d भी मिल रहा है। बस ये दो ऑप्शन हमारे इसमें वो हैं जिनके लिए हमें डिसअपियर हो जाएंगी वेव, ठीक है ना। तो ये हो गया मिनिमा की कंडीशन के लिए। आपको सर मोर देन वन चॉइस था, बिल्कुल था, ऐसे में जनरली मोर देन वन चॉइस ही होता है, और एग्जामिनर ऑप्शन जब बनाता है ना तो ऐसे करते ए एंड बी आर ट्रू, तो मैं कई बार बता भी चुका हूं आपको। अपीयर वाली कंडीशन, तो अपीयर वाले में पाथ डिफरेंस हो जाएगा n लैम्डा, n जहां पर अपना 0 1 2 3 4 इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो अगर हम n लैम्डा पुट करेंगे तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं, तो अपीयर वाले में, ठीक है ना, देखो क्या होगा, b²/2d इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहां से बेटा लैम्डा की वैल्यू मिल गई b²/2nd। अब आप n के वैल्यू पुट करो, 0 पुट करोगे तो वेवलेंथ ही 0 इनफाइनाइट हो जाएगी, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता। 1 पुट करो तो b²/2d, फिर 2 पुट करो तो b²/4d, 3 पुट करो b²/6d एंड अप टू सो ऑन। तो ये वो वेवलेंथ्स होंगी जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपना मैक्सिमम फॉर्म कर रही होंगी। अब अगर ये आया तो गलत बिल्कुल मत करके आ जाना भाई, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। अच्छा अब चलते हैं हम आगे, देखें क्या दे रखा है मैं। फिर से आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, 45 सेकंड का आपका इसमें टाइम है। मेरे ख्याल से आ गया बहुत से बच्चों का, रोक दे रहा हूं मैं इसको। देखो सिंपल है प्रॉब्लम, ये कह रहे हैं YDAC एक्सपेरिमेंट, टू कोहेरेंट सोर्सेज आर 0.9 मिलीमीटर अपार्ट। तो दो सोर्सेस के बीच की दूरी 0.9 मिलीमीटर है, तो स्मॉल d की जगह आ गया 0.9 मिलीमीटर। ओके, फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, फ्रिंजेस 1 मीटर डिस्टेंस पर ऑब्जर्व हो रही है, कैपिटल D हो गया 1 मीटर। ओके, सेकंड डार्क फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस 1 मिलीमीटर फ्रॉम सेंटर फ्रिंज। तो सेकंड डार्क की दूरी यहां से सेंटर से हमें दे रखी है, कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर दे रखा है, तो दिस इज 1 मिलीमीटर। ओके, देन वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विल बी, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क दे रखा है, लगा दो सीधे फॉर्मूला। तो पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क का फॉर्मूला हो गया 3 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, ठीक है ना। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू हो गई हमारी 1 मिलीमीटर, तो 10 की पावर -3 इक्वल्स टू 3 लैम्डा, आई थिंक हमें निकालना ही है, ठीक है ना। कैपिटल D की जगह आ गया 1 और ट्वाइस ऑफ स्मॉल d की जगह आ गया 0.9,
10 की पावर -3। अच्छा, ये रिजल्ट हमारा लैम्डा का आ गया, ठीक है, और इसका यूनिट आ गया हमारे पास 0.6 इंटू 10 की पावर -6, ये आ रहा है मीटर में, ऑप्शन से रखें सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। अब आप इसमें यार वेरीफाई कर लो, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे। ओके, ये आपके सामने फिर से एक प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, 45 सेकंड का टाइम है, करो। इसमें आपको कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, तो मैं यहां कैलकुलेशन के लिए एक तरीका दे दूंगा, बट पहले आप करो क्योंकि 45 सेकंड के अंदर ही निपटाना है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपके पहले आए हुए हैं, AIPMT वगैरह में आप देखोगे ना, तो इस तरीके के प्रॉब्लम मिल जाएंगे। एग्जैक्टली ये नहीं, बट थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं, बताता हूं मैं कैलकुलेशन में कहां अटकोगे। कंसेप्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है इन 2.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर जो 2.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है कुछ इस तरीके से, इसमें जब 5890 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ यूज करते हैं तो 20 फ्रिंजेस मिलती हैं। तो इसमें 20 फ्रिंजेस इतनी दूरी पर हमें मिलती हैं। तो अब कैसे करें इसको? तो भाई ये जो दूरी हो गई वो 20 फ्रिंज विड्थ के बराबर होगी। तो 2.3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होगी लैम्डा विच इज 5890 एंगस्ट्रॉम कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे क्या बोल रहा है? 2.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस में 30 फ्रिंजेस मिले तो बता दो वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। तो 2.8 सेंटीमीटर, ये हो गया 30, वेवलेंथ अपने को नहीं पता, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सिंपल है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड किया तो उधर मिल गया 23/28, इधर मिला 2/3, 5890 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इंटू 28, तो ये बन गया 56 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया हमारे पास 969 इंटू 5890। अब कैसे करें? देखो 69 से डिवाइड करने से तो बढ़िया हम इसे 70 ले लेते हैं, नियर बाय में कैलकुलेशन आसान कर देगा। तो लैम्डा की वैल्यू होगी 70 लेंगे तो 8 7 56, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 के आसपास। तो 69 से डिवाइड करने पर 0.81 रहेगा इंटू 5890 एंगस्ट्रॉम। अब 0.8 से ही मल्टीप्लाई कर लो तो आप देखना ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4780 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो ऑप्शन इसका हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का, मैनेजमेंट का इसके अंदर खेलता है, ज्यादा कुछ खास नहीं था। चलते हैं आगे। ओके, अब फिर आपके सामने प्रॉब्लम आता है। इसमें ये दे रखा है आपको, मैं इसको टाइम आपको इसमें दे रहा हूं 45 सेकंड। शुरू हो जाओ। थोड़ा देख के करना, ठीक है ना? लैम्डा उल्टे पुल्टे मत पुट कर देना इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से आ गया है, और बस कुछ बच्चों को अगर थोड़ा सा और 10-15 सेकंड फालतू दे दिए जाए तो सबका आंसर आ ही जाएगा। तो रोकते हैं इसको। ये बोल रहा है n+4th ब्लू ब्राइट फ्रिंज एंड nth रेड ब्राइट फ्रिंज आर फॉर्म्ड एट सेम स्पॉट। तो सेम स्पॉट पे तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2 हम करने वाले हैं, लगा देते हैं। तो n+4 और ब्लू की वेवलेंथ होगी 5200, ठीक है ना? nth रेड की वेवलेंथ हमारे पास होगी 7800। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो इधर आ जाएगा 52n+4 इंटू 52 इक्वल्स टू n इंटू 78। तो यहाँ 4 इंटू 52 इक्वल्स टू n इंटू, ये हमारे पास आ गया 6, 8 में से 2 गया 6, 26, ठीक है ना? 26 2 जा तो n की वैल्यू मिल गई 8। तो n ही निकालना था ना? हाँ, n शुड बी 8। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट। आराम से 45 सेकंड में कर सकते थे आप। नेक्स्ट देखो, ये आपका आया हुआ प्रॉब्लम है, मैंने वापस से रखा है, 45 सेकंड का टाइम है आपके पास।
आ गया होगा, बट ये मैंने जानबूझ के रखा है, इसके पीछे का कारण है इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस वाला रिलेशन यूज कराना। आपके मेडिकल में तो आ चुका है, एम्स में भी आया था ये प्रॉब्लम इसी तरीके का, बस उसने थोड़ा सा लैम्डा बाय 6 कर दिया था। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो कैसे, आपने सवाल पढ़ा, आपको देखा कि पाथ डिफरेंस इतना तो इंटेंसिटी इतना, तो आप तुरंत पहले इंटेंसिटी के फॉर्मूले को पाथ डिफरेंस के हिसाब से मॉडिफाई करो। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, ठीक है ना। डेल्टा फाई की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया k डेल्टा x, मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x, पुट कर दो इसको यहां पर। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया 4I0 cos स्क्वायर, ठीक है, पुट करोगे 2 2 कट जाएगा, पाई बाय लैम्डा डेल्टा x। बस अब सवाल शुरू करो। तो ये कहता है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो इंटेंसिटी k है, पुट करो। तो k इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर, पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो यहां बचेगा पाई। अब cos पाई -1 होता है, स्क्वायर हो गया, +1 आ गया, तो k इक्वल्स टू 4I0 इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे ये बोल रहा है कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय, अब तो कितना भी दे दो क्या फर्क पड़ता है, तो लैम्डा बाय 4 हो तो लैम्डा बाय 4 पुट करते ही पाई बाय 4 बन जाएगा। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी हो जाएगी 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय 4। cos पाई बाय 4 हो गया 1/√2, स्क्वायर हो गया 1/2, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी आ गई 4I0/2, मतलब k/2। ठीक है, ऑप्शन टिक करो, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। अब आपके सामने कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बट अच्छा प्रॉब्लम है, मैं आपको इसमें 45 सेकंड दूंगा। ये भी आपका आईआईटी का ही कंसेप्चुअल है, ठीक है ना, अच्छा है, इसलिए इसका रिपीट होने का चांस है। तो रोक दिया जाए इसको। देखो सवाल बिल्कुल टेक्निकल है, अगर आपको पता है तो आपसे नेगेटिव नहीं होगा, बट अगर नहीं पता तीर तुक्के चलाओगे तो वहां जाके नेगेटिव खाओगे, ठीक है ना। तो सही से सीखो। ये बोल रहा है इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्लिट ऑफ इक्वल विड्थ, तो पहले इक्वल विड्थ की स्लिट थी, तो मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी, तो जब इक्वल विड्थ होगी तो आई मैक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4I0, आई मिन की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। अब वो कहता है हम एक स्लिट की विड्थ को डबल कर देते हैं। ऐसा करने से अब इंटेंसिटी दोनों से I0 I0 तो आएगी नहीं, एक से 2I0 और एक से I0 आएगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √2 + 1 का होल स्क्वायर टाइम्स I0। कितना हुआ तकरीबन सोच लेते हैं। √2 हो गया 1.4, ये हो गया हमारा 2.4, 24 का स्क्वायर 576, 5.76 हो गया, तो रिजल्ट आ गया 5.76 I0। सही है, इससे तो ज्यादा ही आया, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बढ़ गई। तो अगर आप एक स्लिट की विड्थ को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, कितने भी टाइम्स कर दो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 से ज्यादा हो जाती है। मिनिमा देखें, अब मिनिमा की वैल्यू हो जाएगी √2 - 1 होल स्क्वायर I0। ये यार कितना आता है देखते हैं, √2 अगेन वही 0.4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.16 I0। 0 तो नहीं आएगा, पहले 0 आ रहा था, अब आ रहा है 0.16 I0, यानी उससे ज्यादा आ रहा है। तो हुआ क्या, अगर हम I0 की जगह एक स्लिट से ज्यादा इंटेंसिटी यूज करना शुरू कर देते हैं, I0 से बढ़ा देते हैं इंटेंसिटी को, दोनों की ही बढ़ा दो उठा करके अपने घर से, क्या जा रहा है, तो उस सिचुएशन में मैक्सिमा की भी इंटेंसिटी बढ़ती है, मिनिमा की भी इंटेंसिटी बढ़ती है, मैक्सिमा और ब्राइट हो जाता है, मिनिमा लेस डार्क, नहीं और डार्क नहीं हो जाता, लेस डार्क हो जाता है। अब आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, तो इंटेंसिटी ऑफ बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंक्रीजेस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। तो अच्छा था, टेक्निकल प्रॉब्लम था, मजे आते हैं ऐसे प्रॉब्लम करके, और सिखा के तो और ज्यादा मजे आता है। हाँ ठीक है, अब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, अब स्टूडेंट गलत तो नहीं करके आएगा, कम से कम नेगेटिव मार्क तो नहीं करेगा। ओके, इस तरीके का प्रॉब्लम आपका 2019 में आया था, उसमें ये 30% दे रखा था, बट वो डिफ्रैक्शन में दे रखा था, आगे मिलेगा आपको, ठीक है ना। मैंने ये थोड़ा इंटरफेरेंस में बनाया है, आप इसको अटेम्प्ट करो। 45 सेकंड का टाइम है। बीटा का फॉर्मूला लिखो, ज्यादा कुछ खास करना नहीं है इसके अंदर।
ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। तो आ गया बहुत से बच्चों का, मैं रोक दे रहा हूं, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें। देखो बीटा हो गया लैम्डा बाई डी। प्रॉब्लम कह रहा है जब लैम्डा 5890 था, एंगुलर फेज विड्थ 0.20 थी, कहता है व्हेन बीटा इज इंक्रीज बाय 10% देन चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा पूछ रहा है। सीधे एरर का लगा दो ना यार, डेल्टा बीटा बाय बीटा डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। ये हो गया हमारा कितने परसेंट से इंक्रीज करा, 10% से, तो 10/100 इंटू लैम्डा की वैल्यू होगी 58 कितना था 90 एंगस्ट्रॉम। तो चेंज इन वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ गई 589 एंगस्ट्रॉम। अब क्योंकि बीटा इंक्रीज किया तो डेल्टा लैम्डा भी इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे, हर वैरायटी है देखो इसके अंदर। अब ये प्रॉब्लम आपको करना है 45 सेकंड के अंदर। ये थिन शीट लगाई है, ठीक है ना, उसका प्रॉब्लम है। आ गया होगा मेरे ख्याल से, इतनी देर इतनी ज्यादा कैलकुलेशन हार्ड नहीं है इसकी। ऑप्शन इसका भी बी करेक्ट है। मैं रोक दे रहा हूं इसको। देखो ये बोला इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस इतना सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंट्रल फ्रिंज इज डिस्प्लेस टू 30th ब्राइट फ्रिंज, तो शिफ्टिंग जो हो गई 30 ब्राइट पर हो गई, ठीक है। शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या था हमारा, टी म्यू -1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो कट जाएगा 30। ब्राइट का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी उड़ा दिया। थिकनेस कितनी है 3.6 इंटू 10⁻⁻5, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। म्यू हमें निकालना है -1 इक्वल्स टू 30। लैम्डा कितना था, कहाँ गया 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 10 की पावर माइनस ये आ गया हमारे पास 10। ओके इसको उधर लो, तो म्यू -1 की वैल्यू होगी हाफ, ये 18 इससे कट गया, और म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2 मतलब 1.5। ऑप्शन बी करेक्ट। सिंपल है, देखो इस तरीके से करोगे जबरदस्त कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। और खाली थ्योरी पढ़ोगे, सवाल ही नहीं करोगे, तो फिर तो कुछ नहीं होना जाना। ये आज का यूएसपी है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के अंदर आया तो मेरे ख्याल से 5% बच्चे जो अटेम्प्ट कर रहे हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। बाकी 95% का ये गलत होना है या छूटना है। अब मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप करके दिखाओ और पूरे डिटेल्स इसका एक्सप्लेनेशन भी बताना। 1 मिनट का टाइम। और इसमें 95% बच्चे कौन सा टिक करेंगे मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है ना। आप में से जिसने किया होगा, अब आप कैटेगरी डिसाइड कर लेना कहां लाई कर रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि आपने गलत पढ़ा, नहीं, बट ये थोड़ा थिंकिंग लेवल में काफी अच्छा प्रॉब्लम है, लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम। बहुत से बच्चों का बी आया है, मैं इसको रोक रहा हूं। तो बी ऑप्शन गलत है। ज्यादातर स्टूडेंट का इसके अंदर यही आता है, बी ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर है फर्स्ट डिक्रीजेस देन इन। अब जिनका आया एक्सप्लेनेशन पूरा चाहिए, वो भी बिल्कुल सॉलिड, ताकि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए गलत ना हो। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, अच्छे से सीख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये आ गया तो आज आपकी किस्मत खुल गई कि आपने एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम सीखा, जिसके बेसिस पर हम कई और प्रॉब्लम्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो बेटा, ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि 2 पॉइंट है, एक पी और ओ। पी पर पहले हुआ करता था फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है, ओ पर ऑब्वियसली सेंट्रल मैक्सिमा। तो पहले पी और इंटेंसिटी ऑफ ओ को निकालेंगे तो 4I0 1 हो जाएगी। अब ये कहता है हम डिस्टेंस बढ़ाना शुरू करते हैं, तो बताओ IP/IO पर क्या फर्क पड़ेगा।
तो विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ाने पर, ठीक है ध्यान से सुनना, जब आप डिस्टेंस बढ़ाओगे कितना भी कर दो, यहां और यहां से आने वाली वेव जो ओ पॉइंट पर इंटरफेयर करेगी उसकी पाथ लेंथ सेम होगी, ठीक, पाथ डिफरेंस जीरो होगा, फेज डिफरेंस जीरो होगा, यानी सेंट्रल मैक्सिमा बनता रहेगा, यानी ओ की इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4I0। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि हम भाई इसको दूर ले जा रहे, बताओ ओ वाली इंटेंसिटी पर क्या, मैंने कहा ना एक से अनेक सवाल निकलेंगे इसमें, ठीक है ना। अब किस्मत की बात है यार, एग्जाम में मैं थोड़ा ना एग्जाम वहां पर आपका पेपर सेट कर रहा हूं, मैं बस खाली प्रेडिक्ट करता हूं, ऐसे टाइप की चीजें सीख करके जाओ तो आएगा, तो आप कर लोगे, ठीक है ना, आपकी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर एग्जामिनर ने ओ पर इंटेंसिटी पूछी तो भाई वो फिक्स रहेगी 4I0 की 4I0। पर वो ऐसी चीज पूछ सकता है अगर सवाल हल्के लेवल का बनाना हो, अच्छे लेवल का बनाना हो तो वो पी पॉइंट की इंटेंसिटी पर खेलेगा। इसमें क्या राज छुपा है तो सुनो, तो यानी ये जो रेशियो है उसमें डिसाइड करने वाला ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट पर पहले फर्स्ट मैक्सिमम बन रहा था, पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर होगा, फेज डिफरेंस 2π के बराबर होगा, सही है ना। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर होगा, फेज डिफरेंस 2π के बराबर होगा। अब अगर हम इसको दूर ले जाएं तो इससे क्या होगा, यानी हम कैपिटल डी को बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या होता है, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं dy बाय कैपिटल डी, सही है। तो आप कैपिटल डी को बढ़ा रहे हो, ऐसा बढ़ाने से डेल्टा एक्स कम होगा, डेल्टा एक्स कम होगा तो डेल्टा फाई का वैल्यू भी कम होगा, सही है। अब लॉजिक बहुत ध्यान से मेरा सुनना, ठीक है ना। डेल्टा फाई का वैल्यू कम होगा तो इसलिए जो ज्यादातर बच्चे होते हैं वो डेल्टा फाई कम हो रहा है भाई डेल्टा फाई कम हो रहा है, इसका मतलब यहां पर इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादातर बच्चों का ये आता है कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, डेल्टा फाई पहले था 2π, कम हुआ 2π मतलब अपना वही 360 हो गया, कम होके 3π/2 हो गया, और कम हुआ पाई हो गया, और कम हुआ π/2 हुआ, और कम हुआ 0 हुआ। पूरा सीक्वेंस लिख दिया मैंने। अब गौर करना, मैक्सिमा कब बनता है, जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, मतलब 0, 2π, 4π एंड अप टू सो ऑन। तो पहले था 2π, अच्छा, और मिनिमा कब बनता है, जब 2n-1π हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, यानी पाई हो, 3π हो एंड अप टू सो ऑन। चेक करो, तो पहले फेज डिफरेंस 2π था तो इस जगह पर मैक्सिमा था, इंटेंसिटी 4I0 थी। ये फेज डिफरेंस पाई हो गया यानी इंटेंसिटी घट के 0 हो गई, फिर फेज डिफरेंस 0 हो गया यानी इंटेंसिटी बढ़ के 4I0 हो गई। गेम देख रहे हो कितना शानदार गेम है, यानी इंटेंसिटी 4I0 से घट के 0 हुई और 0 से फिर बढ़ करके 4I0 हो गई, यानी पी पॉइंट की इंटेंसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस, ठीक है ना, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। गेम समझ आ गया, ऐसे इसका लॉजिक निकाला जाता है। उल्टा करते हैं, मान लो इसे पास ला रहे हैं, अब क्या होगा आप खुद बता दो क्या होगा, आप कहेंगे नहीं सर उल्टा होगा, फर्स्ट क्या इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। अरे फिर आप प्रवचन सुनोगे, इससे बढ़िया दिमाग लगा लो। अब अगर आप इसको पास लाओगे तो अब डी का वैल्यू जो होगा वो, ये तो मैंने क्या लिखा दिया यहाँ पर, डी ये बढ़ेगा, ठीक है ना। तो पास लाने पर डी का वैल्यू कम होगा और डेल्टा एक्स बढ़ेगा, डेल्टा फाई बढ़ेगा। अब 2π से बढ़ाओ, 2π से बढ़ा 2.5π हुआ, 3π हुआ, ठीक है ना, फिर 3.5π हुआ, 4π हुआ। तो वापस से सुनो, 2π से 3π हुआ, इंटेंसिटी कम हुई, बढ़ी नहीं। 2π पर 4I0 थी, 3π ऑड मल्टीपल हो गई, 0 हो गई। फिर अपन ले गए इसको और ज्यादा पास, तो फिर ये हो गया 4π, यानी फिर से इंटेंसिटी बढ़ गई। तो इंटेंसिटी का पैटर्न वही का वही है, चाहे आप दूर ले जाओ चाहे आप पास लाओ। तो मैंने एक साथ आपको एक नहीं 3 सवाल इसके अंदर कराए और सारे कंफ्यूजन मेरे ख्याल से मैंने दूर कर दिए कि चाहे इसको पास ले आओ चाहे इसको दूर ले जाओ, ये पी पॉइंट जहां पहले मैक्सिमम बन रहा था वहां की इंटेंसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस रहेगी। अगर इस पी पॉइंट पर मिनिमा बनता तो क्या होता, तो पास ले जाने या दूर ले जाने पर ये अपने मैक्सिमा की तरफ जाता, फिर ये मिनिमा की तरफ आता, यानी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस होता, तब होता। अब तो गलती नहीं होगी, तो अब क्या करना है आपको, खाली टिक मार के आगे चलना है नहीं। अब आपको ये प्रॉब्लम कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन अच्छे से नोट डाउन करना है, पास लाना और दूर ले जाना दोनों नोट डाउन करना है।
मैंने बोला इधर मिनिमा बनेगा तो उसके बाद की सीन क्या बनेगी दूर ले जाने पर, पास ले जाने पर, ये एक्सप्लेनेशन लिखना है, तब जाके आपका ये सवाल कामयाब होगा, आप गलती नहीं करोगे। तो मैं इसमें ऑप्शन क्या डालूं, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, सी करेक्ट। तो बहुत अच्छा सवाल था, चलते हैं आगे। लो भाई अब एक और सवाल है, दोनों तरफ शीट लगा दी और हमसे पूछ रहा है पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहां शिफ्ट होगी, 45 सेकंड सिर्फ। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो मेरे ख्याल से आ गया, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। तो मैं इसको रोकता हूं। देखो दोनों जगह हमने दोनों जगह हमने शीट लगा दी। अब ये अपनी लड़ाई लड़ेगा, ये अपनी लड़ाई लड़ेगा, जो ताकतवर होगा वो शिफ्ट करा ले जाएगा। तो S1 की वैल्यू होगी, थिकनेस कितनी है, T 2 म्यू -1 कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये उसकी वजह से शिफ्टिंग होगी। S2 हो गया 2T म्यू -1 कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब हमें नहीं पता यार इनमें कौन ज्यादा कौन कम, मान लेते हैं ज्यादा। तो शिफ्टिंग, अब ये ज्यादा होगा तो शिफ्टिंग ऊपर होगी, यानी y पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ गया तो शिफ्टिंग नीचे होगी। तो S1 माइनस S2 का वैल्यू निकालते हैं। कॉमन निकल गया T D बाय D। ओके, अंदर बचा 2 म्यू -1, इधर बचा हमारे पास माइनस का 2 म्यू और प्लस का 2। अच्छा, फाइनल आंसर आ गया, देखो 2 म्यू कट गया, ठीक है ना, 2 -1 1 बचा, यानी T D बाई D। तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसकी वजह से शिफ्टिंग जो होगी वो ज्यादा होगी, यानी फाइनली ऊपर शिफ्ट करेगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे। तो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम था। ओके, अब देखो आगे आ रहा है डिफ्रैक्शन। इसे शुरू करने से पहले एक बार अच्छी तरह दिमाग सेट कर लो भैया, क्या क्या आ गया। व्हाइट लाइट का इंटरफेरेंस आ गया, पानी के अंदर डुबो दें तो आ गया, ठीक है ना, स्क्रीन को दूर ले जाएं पास ले आए तो आ गया, ठीक है ना। जितने कंसेप्चुअल थे हमने सारे वैरायटी के कंसेप्चुअल कर डाले इसके अंदर। तो अब मजा आ गया। तो इंटरफेरेंस का बस आप फेज 1 फेज 2 कर लो तो मजा आ गया। अब आपका सवाल गलत नहीं होगा। डिफ्रैक्शन, अच्छा डिफ्रैक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं। देखो डिफ्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी 2-3 साल में एक बार होती है, ठीक है ना, आ जाए तो आ जाए। जो भी प्रॉब्लम आया है बहुत ही आसान टाइप का प्रॉब्लम आया है, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ या लीनियर विड्थ के ऊपर ही आया है। इसके बाहर कोई सवाल ना आना है ना आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए डिफ्रैक्शन में बहुत किलोमीटर के हिसाब से आप लंबे सवाल करो, कोई जरूरत नहीं है। अब पहले कंसेप्ट सीखते हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अपने सिलेबस में, इसमें क्या होता है, ये लाइट जो इंसिडेंट हो रही है ये पैरेलल यानी प्लेनर वेव फ्रंट है। अब इसको एक, अच्छा, और डिफ्रैक्शन तब होगा जब वेवलेंथ ऑफ लाइट साइज ऑफ स्लिट के कंपैरेबल होगी। अब इसको एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए हम लेंस लगाते हैं। इस लेंस के फोकल प्लेन पर यानी कैपिटल डी की वैल्यू एफ के बराबर होगी, मैं पहले भी बताया था। जा करके ये आप देख रहे हो मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं। बट इसमें जो मैक्सिमा मिनिमा है उनकी इंटेंसिटी एक बराबर नहीं है। स्लिट, ये देखो यहां मैक्सिमा का, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ ज्यादा है, फिर ये फर्स्ट मैक्सिमा का विड्थ थोड़ा कम है, उसके बाद तो दिखना ही बंद हो गया। यानी इसमें विड्थ जो रहती है ना, जो मैक्सिमाज होती है उनकी विड्थ सेम नहीं होती, जबकि इंटरफेरेंस में सेम होती है। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। एक और चीज बताऊं, जब भी हम डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करते हैं तो हम स्लिट को हाफ पीरियड जोन में डिवाइड करते हैं। ये कंसेप्चुअल है, ध्यान से सुनना। तो जैसे अगर हमें फर्स्ट मिनिमा बनाना है तो हम स्लिट को 2 हाफ पीरियड जोन में डिवाइड करेंगे। हर हाफ पीरियड जोन से आने वाली वेव, कान खोल के सुनना, के बीच का फेज डिफरेंस ऑलवेज पाई होता है, पाथ डिफरेंस λ/2 होता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट मिनिमा में पाथ डिफरेंस λ/2 है, फिफ्थ मिनिमा में 5 λ/2 है, नहीं, हर एक मिनिमा में, इवन हर एक मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, फेज डिफरेंस पाई होता है। अब अगर हम इसे इवन हाफ पीरियड जोन में डिवाइड करते हैं तो सारे हाफ पीरियड जोन एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल आउट कर जाते हैं, रिजल्टिंग इंटेंसिटी 0 मिल जाती है। ऑड पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो 5 पार्ट में डिवाइड किया तो 4 तो गए, सिर्फ एक पार्ट की वजह से इंटेंसिटी मिली, इसलिए यहाँ जो इंटेंसिटी की विड्थ होती है वो कम हो जाती है। तो ध्यान क्या रखना है, हाफ पीरियड जोन पाई के फेज डिफरेंस पर होती है, हर हाफ पीरियड जोन के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, इररिस्पेक्टिव फर्स्ट मिनिमा है, फिफ्थ मिनिमा है या कौन सा मैक्सिमा है, ठीक है।
अब जनरल देखो nth मिनिमा की पोजीशन वो तो सिंपल फॉर्मूला d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और पोजीशन ऑफ मैक्सिमा अगर देखेंगे तो d sin थीटा इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाय 2 होती है। एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, तो यानी कितने एंगल पर ये फर्स्ट मिनिमा फॉर्म हो रहा है, वो हो गया लैम्डा बाई डी। हम साइन थीटा को अगर थीटा छोटा है तो फिर हम लिख सकते हैं, अदरवाइज फिर बड़ा है तो साइन थीटा ही लेना पड़ेगा। लीनियर पोजीशन निकालनी है तो लैम्डा डी बाई डी, ठीक है ना, ये फर्स्ट मिनिमा की है, सेकंड मिनिमा की 2 लैम्डा डी बाई डी एंड अप टू सो ऑन। इसी तरीके से एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो एंगुलर विड्थ होगी ये पूरी की पूरी विड्थ कहलाती है ट्वाइस ऑफ थीटा एंगुलर विड्थ, जिसकी वैल्यू होगी 2 लैम्डा बाई डी। अच्छा, ये तो हो गया डिफ्रैक्शन का हिसाब किताब। इसके बाद आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजर पर फॉल करती है तो क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी आधी हो जाती है, यानी वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। लाइट का प्लेन पोलराइज होना, ध्यान से सुनना, अपनी बातों में मत लगे रहना, लाइट का प्लेन पोलराइज होना सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है कि लाइट का ट्रांसवर्स नेचर होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं होती। तो कोई बोले साउंड वेव पोलराइज होती है क्या, नहीं होती, क्योंकि साउंड वेव एयर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, इसलिए पोलराइज नहीं हो सकती। तो पोलराइज होती है लाइट वेव, क्योंकि उसका नेचर ट्रांसवर्स होता है, ठीक है ना। यहां दो ही चीजें आती हैं, लॉ ऑफ मैलस और ब्रूस्टर लॉ। लॉ ऑफ मैलस हमें एनालाइजर से पास होने वाली इंटेंसिटी देता है, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी, जो कि होती है आई नॉट यानी प्लेन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी। अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट हो तो पीपीएल की इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 होगी, यहां आई नॉट बाई 2 आ जाएगा। तो मैंने यहां मेंशन किया हुआ आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ पीपीएल है, समझ गए। और थीटा एंगल बिटवीन ट्रांसमिटिंग एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर है। इस पे बेस्ड हमारे पास मजेदार सवाल है, देख लेंगे। ब्रूस्टर लॉ में क्या होता है, जब लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट ग्लास स्लैब पर खास एंगल पर टकराती है, उस खास एंगल को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, ध्यान से सुनना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। रिफ्लेक्टेड वाली 100% प्लेन पोलराइज्ड होती है, रिफ्रैक्टेड वाली पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड होती है, इसलिए इंटेंसिटी आधी आधी नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो कोई ये बोले कि ब्रूस्टर लॉ में क्या होता है, तो रिफ्लेक्टेड वाली कंप्लीटली पीपीएल बट रिफ्रैक्टेड वाली पार्शियली पीपीएल, इसलिए इंटेंसिटी आधी आधी नहीं हो पाती। ब्रूस्टर लॉ सिंपल है, tan IP इक्वल्स टू म्यू। अब म्यू क्योंकि वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप ये बोल सकते हो ब्रूस्टर लॉ में पोलराइजिंग एंगल भी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटे मोटे कंसेप्चुअल है। स्टार्ट करते हैं कहानी को। देखो, डिफ्रैक्शन का पहला प्रॉब्लम, सिर्फ यार आपके पास 20 सेकंड है इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए, फटाफट से आंसर दो, टिक करो, चलो आगे। ऑब्स्टिकल का साइज कितना होना चाहिए डिफ्रैक्शन कराने के लिए, तो मेरे ख्याल से आ गया होगा, इसमें तो 15 सेकंड भी नहीं लगने आपको, रोको। सेम साइज, ठीक है ना, तो ये मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था, सेम ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा तो ही डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज डिफ्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, ये भी आपका सिर्फ 20 सेकंड का प्रॉब्लम है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के बीच में क्या अंतर है, मैं आपको 30 सेकंड तक खींचतान के दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो रोक देते हैं, एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर डार्क एंड ब्राइट व्हाइल डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, ऑप्शन ही पहला ही गलत है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैव इक्वल विड्थ एंड डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर ऑफ अनइक्वल विड्थ, सही ऑप्शन है। पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन इंटरफेरेंस व्हाइल इट शुड बी 2n मान। अब देखो ये कंफ्यूजिंग है ना, पाथ डिफरेंस यार डिफ्रैक्शन में मैंने अभी बताया कि चाहे मैक्सिमा देखो चाहे nth मैक्सिमा देखो, कोई सा मैक्सिमा कोई सा मिनिमा देखो, सबके बीच का हाफ पीरियड जोन का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, ध्यान रखना है, ये ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं आगे। ओके, ये आपका एक न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको दे रहा हूं 30 to 45 सेकंड का टाइम, शुरू करो। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है इसकी, तो रोकता हूं मैं, देखते हैं इसका क्या आता है आंसर। ये बोल रहा है इन फ्रॉन ऑफ अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड
इन द फोकल प्लेन ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। तो फोकल लेंथ 1 मीटर, तो कैपिटल डी हो गया 1 मीटर के बराबर। स्लिट विड्थ इज 0.3 मिलीमीटर, तो 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। द सेकंड मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मिलीमीटर। तो पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा डिफ्रैक्शन में इज ऑब्जर्व्ड एट 4 मिलीमीटर। सेकंड मिनिमा का फॉर्मूला 2 लैम्डा डी बाई डी हो गया। करना क्या भाई, करना है वेवलेंथ पता करनी है, तो आराम से पता चल जाएगी। तो 4 इंटू 10 की पावर -3, स्मॉल डी को इधर ले आओ, 0.3 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल डी कितना था 1 मीटर इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा का वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी करेक्ट। चलते हैं आगे। फिर से आपके सामने न्यूमेरिकल है, इसमें आपको स्लिट विड्थ निकालनी है, 45 सेकंड तक का टाइम है, करो। आ गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें ज्यादा देर का आंसर नहीं आना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 1 मिनट लग गया, 1.5 मिनट लग गया। रोक रहा हूं उसको। इसमें क्या बोल रहा है, लाइट की वेवलेंथ हमें दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, प्रोड्यूसेस अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फर्स्ट मिनिमा। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा दे रखी है 5 मिलीमीटर। फॉर्मूला लगा दो, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। करना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट इज 2 मीटर। कैपिटल डी पता है, लैम्डा पता है, स्मॉल डी पूछ रहा होगा। तो स्मॉल डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, लैम्डा पुट किया 5000 इंटू 10 की पावर -10, कैपिटल डी कितना था हमारा 2 मीटर। ठीक है, और यहां से ये हमारे पास आ गया, स्मॉल डी निकालना था, तो 5 इंटू 10 की पावर -3। तो ये हमें निकालना है मिलीमीटर में। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, तो 0.2 मिलीमीटर। अब आप यार ऑप्शन देख लो, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते आगे। ओके, आपके सामने एक कंसेप्चुअल है, बस 15 सेकंड का टाइम है। आ गया होगा, सुनते ही पता चल, थ्योरी में पढ़ा दिया मैंने आपको। जिन्होंने नहीं सुना वो 1 मिनट ले लो, इसलिए मैं बोला था थ्योरी ध्यान से सुनो। तो ये बोला है पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव इज पॉसिबल, क्योंकि वो ट्रांसवर्स होती हैं। ऑप्शन सीधे डी करेक्ट है। चलो बढ़ो तो आगे। अब आता है हमारे सामने एक और प्रॉब्लम, देखो परसेंटेज वाला, 30% वाला। अब इसको अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड दिए। इसमें आपसे वेवलेंथ पूछा है, चेंज इन वेवलेंथ नहीं, ठीक है ना। आ गया बच्चों का आंसर। इसका राइट आंसर है सेकंड वाला। रोक दो। देखो ये कह रहा है कि लैम्डा जब 6000 था तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा थीटा नॉट, फॉर्मूला हो गया 2 लैम्डा बाई डी। ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू में दे रखी थी 6000। अब ये बोल रहा है इफ इट इज इल्यूमिनेटेड बाय अनदर वेवलेंथ तो एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस बाय 30%। तो कितनी बची, 30%, कम कर दो 70%। तो 70 बाय 100 थीटा नॉट बची जब हमने वेवलेंथ लैम्डा डैश की इस्तेमाल करी। पूछना क्या है, चेंज इन वेवलेंथ या वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछना है। रेशियो ले लो, काम खत्म। तो 10 बाय 7 लैम्डा की जगह आ गया 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई 4200 एंगस्ट्रॉम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। ये आपका स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ब्रूस्टर लॉ के ऊपर, आपको सिर्फ 30 सेकंड ही मिलेंगे।
पोलराइजिंग एंगल और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन चाहिए। रोक दो, आगे होगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो पोलराइजिंग एंगल तो tan IP इक्वल्स टू म्यू हो गया, म्यू हो गया 1/sin IC के बराबर, sin IC को ऊपर जंप करा दो तो tan IP की वैल्यू हो गई कोसेक IC, ठीक है ना। यहां से IP की वैल्यू आ गई tan इनवर्स, इसलिए मैंने कहा था स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, कोसेक IC। अब आप चेक कर लो, IC की जगह थीटा C ले रहा है, क्या फर्क पड़ गया, ऑप्शन ए करेक्ट। चलते हैं आगे, मजेदार है, देखो कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा आप। नेक्स्ट ये तो बहुत ही आसान है, इसके लिए तो आपको सिर्फ 20 सेकंड दिया है मैंने, 20 सेकंड आंसर दो जल्दी। तो रोक दो, आगे आप सबका आंसर, इसमें √3 इसका करेक्ट आंसर है, tan IP। अच्छा हमें कैसे पता चला, ब्रूस्टर लॉ लग रहा है, कई बार डायरेक्ट नहीं देता, तो ये भी मैंने बताया हुआ आपको कि रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर दे दे तो ब्रूस्टर लॉ का सवाल हो गया। तो tan IP इक्वल्स टू म्यू, तो tan 60 डिग्री म्यू के बराबर हो गया, और यहां से म्यू की वैल्यू √3 आ गई, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे, अब आपके सामने दो कंसेप्चुअल है, ठीक है। आपको पहले कंसेप्चुअल में 30 सेकंड दिए, शुरू करो। वैसे ये 20 सेकंड के अंदर कर लेना, 30 सेकंड तो मैक्सिमम है। रोक दूं, आ गया होगा इतनी देर में। तो देखो पहला प्रॉब्लम ये कह रहा है कि लाइट जब ग्लास प्लेट के ऊपर पड़ती है तो रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड वेव में कौन कंप्लीटली प्लेन पोलराइज, कौन पार्शियली। तो अभी जस्ट मैंने बताया रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली और रिफ्रैक्टेड पार्शियली, ढूंढ लो। तो रिफ्लेक्टेड रे पार्शियली एंड रिफ्रैक्टेड, ऑप्शन ही गलत हो गया, रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड आर पोलराइज कंप्लीटली, ये भी गलत हो गया। रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड आर पोलराइज कंप्लीटली एंड दे आर प्लेन ऑफ, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज एंड ट्रांसमिटेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज, तो ऑप्शन इसमें सिर्फ डी करेक्ट है। नेक्स्ट, इसके लिए आपको सिर्फ 20 सेकंड ही मिलेंगे और कुछ नहीं। आ गया होगा, थ्योरी अगर ध्यान से सुन ली जो मैंने पढ़ाई थी उतने में ही सारे प्रॉब्लम कवर हो गए। तो रोक रहा हूं मैं इसको। ये बोला ब्रूस्टर लॉ स्टेट्स दैट एंगल ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन tan IP म्यू के बराबर हो गया, और म्यू आप जानते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट। चलते आगे, अब ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके के न्यूमेरिकल बहुत आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड का टाइम है। आगे आंसर, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं इसको मॉडिफाई करना सिखा दूंगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए अगर ये प्रॉब्लम चेंज होके आया। तो अब मैं इसको रोक रहा हूं, आंसर इसका सेकंड करेक्ट है। देखो ये कह रहा है दो पोलराइजर है P1, दो पोलराइड है P1 और P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर, तो ये आप P1 ले लो, और P1 के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो P2 की है, तो ये हम P2 ले लेते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू ट्रांसमिटिंग एक्सिस ऑफ P1। अच्छा, अब अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0, तो यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट आती है जिसकी इंटेंसिटी I0 है, जो कि P1 पे टकराती है, ठीक है। अब P1 पे टकराने के बाद जो इंटेंसिटी यहां से जाएगी तो वो तो I0/2 जाएगी। अब अगर ये 90 डिग्री पर होगा तो यहाँ की ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, पर वो कह रहा है रुको इतनी जल्दी नहीं, एक और थर्ड पोलराइजर P3 हम इनके बीच में रखते हैं, ठीक है, रख लो भाई, सच दैट
ये P1 की ट्रांसमिटिंग एक्सिस है, सच दैट P3 जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है P1 से, तो P3 की जो ट्रांसमिटिंग एक्सिस है वो यहां से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो P2 की, अब P2 की ट्रांसमिटिंग एक्सिस P1 से नहीं लेंगे जो उसके पहले है, यानी P3 से लेनी पड़ेगी, तो P3 से इसका एंगल भी P2 का 45 डिग्री हो जाएगा। अब लॉ ऑफ मैलस पहले इसके लिए लगाते हैं, फिर इसके लिए लगाते हैं और फाइनल ट्रांसमिटेड बीम की इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। सपोज करो ये एंगल 60 होता तो अगला हम 30 कर लेते हैं, ये एंगल अगर 37 होता तो 53 कर लेते हैं। इनके मॉडिफिकेशन हो गए आपके लिए। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इंटेंसिटी I3 निकाल लेते हैं, तो ये हो गई I0/2 cos स्क्वायर 45, ठीक है ना। ये इंटेंसिटी कौन सी होगी जो यहां पर हमें मिलेगी, I3 इसका नाम मैंने कर दिया। ओके, तो I3 की बेटा वैल्यू आ गई, ये cos 45 1/√2, तो I0/4 आ गया। अब हमें चाहिए फाइनल ट्रांसमिटेड IT, तो IT की इंटेंसिटी निकालें, तो ये हो गई I3 cos स्क्वायर और इसके बीच का एंगल विच इज अगेन 45, तो I0/4 into 1/2, फाइनल आंसर इज I0/8। तो इंटेंसिटी ऑफ फाइनल ट्रांसमिटेड बीम इज I0/8। घर पे ट्राई कर लेना 60-30 डिग्री का पेयर लेकर के, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है मैंने, ठीक है ना। इंटरफेरेंस मजेदार हो गया, डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन जबरदस्त हमने कर लिया। आज के लेक्चर की यूनिक चीज आपने देख ली कि उसके अंदर जो हमने प्रॉब्लम्स रखे थे, जो लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम थे, जो सोचने में डिफिकल्ट थे, उनको आपको दोबारा अटेम्प्ट करना है। अब अगर आप मेरी बात मानो तो प्रैक्टिस शीट और जो मैं टेस्ट में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दे रहा हूं वो कर लिए तो आपका बेड़ा पार। आपको इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन में आपके एग्जाम में 1% दिक्कत नहीं आएगी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर रे ऑप्टिक्स के अंदर। थैंक यू सो मच।